नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुंबई स्पेशल कोर्ट से भी आर्यन खान को झटका, जमानत याचिका फिर खारिज। एनसीबी ने कोर्ट को सौंपी आर्यन और एक एक्ट्रेस के बीच हुई चैट। कैप्टन अमरिंदर ने कांग्रेस को दिया डबल झटका, कांग्रेस छोड़ने के साथ नई पार्टी बनाने का किया ऐलान। बीजेपी से गठबंधन का भी दिया संकेत। पंजाब कांग्रेस में बवाल, सिद्धू से भिड़े सीएम चन्नी, मुख्यमंत्री पद छोड़ने की कही बात, बोले सीएम बने और काम करके दिखाएं। पीएम मोदी ने किया कुशीनगर एयरपोर्ट का उद्घाटन, बोले यूपी में पहले थी खुली छूट और लूट की नीति, अब माफी मांगता फिर रहा है माफिया। कंगाली की कगार पर पाकिस्तान, उबरने के लिए 51.6 अरब डॉलर की जरूरत, कर्ज में डूबे टॉप 10 देशों की सूची में हुआ शामिल। सबसे पहले बात करते हैं आर्यन खान केस पर। ड्रग्स केस में आर्यन खान को मुंबई स्पेशल कोर्ट से एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए आर्यन की जमानत याचिका को फिर खारिज कर दिया। आर्यन खान के अलावा बाकी 2 आरोपियों अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की भी जमानत याचिका खारिज हो गई है। आर्यन खान के वकील अब हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और आर्यन खान की बेल के लिए हाई कोर्ट में जमानत की अर्जी देंगे। तो वहीं एनसीबी ने कोर्ट में बहस के दौरान आरोपियों के चैट्स अदालत को सौंपे हैं, जिसमें आर्यन के साथ साथ एक एक्ट्रेस की चैट भी शामिल है और इस चैट में नशे को लेकर बातचीत की गई है। डॉक्टर साहब, बार बार आर्यन की ये जमानत याचिका खारिज हो रही है। एनसीबी ने कैसे और क्या इतने पुख्ता सबूत दिए हैं जिससे ये निकलकर सामने आ रहा है कि बहुत लंबी साजिश है? देखिए, ये बार बार जब भी इस मसले को सुना जाता है, एनसीबी के लोग जज साहब को बोलते हैं कि ये है व्हाट्सएप चैट, इसको पढ़ लें। इसको बताएं नहीं, आप सिर्फ पढ़ लें, देख लें और आपको जो अच्छा लगता है आप कर लें। और हर बार जो भी जज उस तरह के व्हाट्सएप चैट को देखता है, उनके होश फाख्ते हो जाते हैं और इसलिए बेल नहीं दिया जाता। अब एनसीबी की तरफ से क्या मुख्य आर्गुमेंट है? आर्गुमेंट बहुत ही सिंपल है कि ये जो मित्र मंडली आर्यन खान की है, ये लोग ड्रग्स पेडलर्स के साथ इनकी नज़दीकियां हैं। फ़ोन कॉल, व्हाट्सएप चैट और उनके पूछताछ के आधार पे जिन 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनमें से 5 ड्रेडेड ड्रग पैडलर्स हैं। अब उनके साथ इनकी दोस्ती है। मसला उसमें एक और बड़ा बनता चला जा रहा है, जो व्हाट्सएप चैट से समझ में आ रहा है कि ये विदेश भी जाते हैं। कुछ ऐसे नाम हैं उस व्हाट्सएप चैट में जिनका ड्रग्स से वास्ता है और ये कबूल कर चुका है आर्यन खान कि वो दुबई जाता है या लंदन में रहता है या फिर लॉस एंजलिस जाता है, वो हर जगह उसको ड्रग्स मुहैया हो जाती। तो ये कौन करवाता है? तो एनसीबी उन तमाम लोगों जो विदेशी नागरिक हैं, उनके लिए विदेश मंत्रालय को अर्जी भी लगा चुका है कि उन लोगों के बारे में डिटेल्स जानना है। कहने का मतलब ये है कि एनसीबी एक इस केस को उस तरीके से जांच कर रही है जिसका साफ साफ मकसद ये है कि बॉलीवुड में ये जो ड्रग्स का जो पूरा कारोबार चलता है, वो एक इंटरनेशनल ड्रग रैकेट का एक हिस्सा है। और आपने जैसे बताया कि एक्ट्रेस का भी नाम आ रहा है उस व्हाट्सएप चैट। अब व्हाट्सएप चैट के बारे में कुछ सूत्र बता रहे हैं कि वो जो एक्ट्रेस है जिसका नाम नहीं बताया गया है, वो इनसे ड्रग्स लिया भी करती थी। तो ये ड्रग पेडलिंग का भी चार्ज और उसकी भी अब जांच होगी। तो मसला ये बढ़ता चला जा रहा है। जहाँ तक आर्यन खान के लीगल टीम का सवाल है, वो हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन लग नहीं रहा कि इस केस में एनसीबी कोई भी ढिलाई बरतने वाली है। जी डॉक्टर साहब,
अब बात कैप्टन की नई पारी की कर लेते हैं। पंजाब में सीएम पद से इस्तीफा देने वाले कैप्टन ने कांग्रेस को एक और बड़ा झटका दे दिया है और कांग्रेस छोड़ने के साथ साथ नई पार्टी बनाने का भी ऐलान कर दिया, जिससे पंजाब कांग्रेस में भूचाल आ गया। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक के बाद एक 3 ट्वीट किए और लिखा कि पंजाब के भविष्य की लड़ाई जारी है। मैं जल्द ही अपनी राजनीतिक पार्टी का ऐलान करूंगा जो पंजाब, उसके लोगों और किसानों के हितों के लिए काम करेगी, जो 1 साल से भी ज्यादा समय से अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बीजेपी के साथ गठबंधन की ओर इशारा भी किया है। उन्होंने कहा कि अगर किसानों का मुद्दा सुलझा लिया जाता है तो विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन हो सकता है। डॉक्टर साहब, कैप्टन ने नई पार्टी बनाने का ऐलान किया है जिससे कांग्रेस बहुत परेशान है। क्या कैप्टन बीजेपी के साथ जाएंगे या सिर्फ अपनी पार्टी के साथ ही चुनाव लड़ेंगे? देखिए, वो पंजाब के अंदर में भारतीय जनता पार्टी कोई बहुत बड़ी पार्टी नहीं है, पहली बात ये समझ लेनी चाहिए। दूसरी बात ये कि कैप्टन अमरिंदर सिंह उन्होंने अपनी एक नई पार्टी बनाई है। इसका मकसद सिर्फ एक है कि एन केन प्रकारेण वो सिद्धू और कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, सोनिया गांधी की जो कांग्रेस है उसको ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाए। अभी इन्होंने पार्टी की घोषणा की है। जैसे जैसे समय बढ़ता चला जाएगा आप देखेंगे कि किस तरीके से पंजाब कांग्रेस के अंदर ही कलह फूट वो बढ़ती चली जाएगी। जो लोग सिद्धू के नज़दीक हैं उनका वर्चस्व जो है पार्टी के अंदर बढ़ता चला जाएगा, और जो कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ के लोग जो कांग्रेस में अभी भी हैं उनको वहाँ पे एलिनेट करने की कोशिश की जाएगी। तो उन लोगों के सामने ये एक ऑप्शन होगा। तो मतलब ये कि ये जो कैप्टन अमरिंदर सिंह की पंजाब की जो पार्टी बन रही है वो दरअसल कांग्रेस को तोड़ के बनाई जा रही एक राजनीतिक दल है। अब बीजेपी से गठबंधन होगा या नहीं होगा, बीजेपी वहाँ पे किसानों के बीच पॉपुलर नहीं है क्योंकि पूरा आंदोलन पंजाब केंद्रित ही है, और इसलिए इसको कह सकते हैं कि राजनीतिक मूव है कि जो आज कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि अगर ये किसान का मसला सॉल्व हो जाता है, जो नाराज़गी है भारतीय जनता पार्टी के प्रति पंजाब के किसानों की वो दूर हो जाती है, तब हम गठबंधन करेंगे, और अगर ये स्टेलमेट चालू रहता है तब तक वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। जो कुछ भी हो इसमें नुकसान सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी का होना है, राहुल गांधी का होना है और सोनिया गांधी के नेतृत्व का होना है। जी डॉक्टर साहब, अगली खबर चन्नी और सिद्धू के बीच शुरू हुई जंग पर है। पंजाब कांग्रेस में कलह लगातार बढ़ती जा रही है। अब सिद्धू और चन्नी के बीच टकराव की खबरें सामने आई हैं। दरअसल सिद्धू और सीएम चन्नी के बीच एक बैठक हुई जिसमें दोनों के बीच जमकर विवाद हुआ। सूत्रों की माने तो बंद कमरे में हुई बैठक के दौरान सिद्धू का रवैया देख चन्नी सीएम पद छोड़ने की बात तक कह डाली है, और चन्नी ने सिद्धू को 2 टूक कहा है कि वो मुख्यमंत्री बन जाएं और बचे हुए कार्यकाल में परफॉर्म करके दिखाएं। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री के साथ बैठक में सिद्धू ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेजे गए लेटर के 13 सूत्रीय एजेंडे का मुद्दा उठाया। सिद्धू ने चन्नी से पूछा कि वो उन वादों को क्यों पूरा नहीं कर रहे हैं जिनके लिए पंजाब में कैप्टन को हटाकर उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया था। इसके बाद मामला इतना बढ़ गया कि बात नोक झोंक तक पहुंच गई। डॉक्टर साहब, सिद्धू पहले कैप्टन से खुश नहीं थे, अब वो चन्नी से भी खुश नहीं है। आखिर वो कांग्रेस पार्टी में करना क्या चाह रहे हैं? देखिए, वो राहुल गांधी से भी खुश नहीं है, वो प्रियंका वाड्रा से भी खुश नहीं है, सोनिया गांधी से भी खुश नहीं है। जो व्यक्ति अति उत्साह में अपने हिसाब से कहीं ज़्यादा महत्वाकांक्षी बन जाता हो जी। वो फिर वो किसी की नहीं सुनता। दरअसल सिद्धू को ये दिन रात वो 24 घंटा वही सोचते रहते हैं कि वो कैसे पंजाब के मुख्यमंत्री बने। वो किसी पार्टी के लिए काम नहीं कर रहे, वो किसी विचारधारा के लिए काम नहीं कर रहे। ये सब चीज़ें वो उन्होंने बहुत पहले ही छोड़ दी हैं। वो आम आदमी पार्टी में भी जा सकते हैं, वो कांग्रेस में भी रह सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। उनका ध्येय सिर्फ इतना है कि वो मुख्यमंत्री बने। अब बन गए चन्नी साहब, चन्नी बन गए तो उसके ऊपर वो धौंस जमाने। वो दरअसल जिस दिन चन्नी ने शपथ लिया उस दिन की बॉडी लैंग्वेज से ही मालूम चल रहा था कि सिद्धू दरअसल चन्नी में एक कठपुतली चीफ मिनिस्टर ढूंढ रहे थे। अब वो उनकी बात नहीं मान रहे। अब इस सारी चीज़ों के जड़ में ये जो दिक्कतें आ रही हैं कि ये जो राहुल गांधी ने पंजाब कांग्रेस में एक भस्मासुर जो क्रिएट किया है, उसकी जो सबसे बड़े उसके लिए जिम्मेदार अगर कोई है
तो वो गांधी परिवार है। एक अच्छे खासे चीफ मिनिस्टर को आपने एलिनेट किया, एक ऐसे बड़बोले आदमी को आपने कांग्रेस की कमान दे दी और एक ऐसे शख्स को मुख्यमंत्री बना दिया जिसकी कोई उस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर पकड़ नहीं है। मतलब ये कि आपके सारे फैसले कांग्रेस पार्टी के ऊपर बैकफायर कर रहे हैं और आपके नेतृत्व में इतना दम नहीं है, इतना असर नहीं है कि आप इन तमाम कांग्रेस के लीडर को दिल्ली तलब करके एक कमरे में बिठा करके अपने फैसले को उनसे मनवा सकते। और इसलिए कांग्रेस पार्टी को पंजाब के चुनाव में ऐसी शिकस्त मिलने वाली है कि जिसको बहुत दिनों तक याद रखा जाएगा। जी डॉक्टर साहब, अब बात कुशीनगर को मिली सौगात पर। पीएम मोदी ने कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है और कई परियोजनाओं की सौगात दी है। खास बात यह है कि ये एयरपोर्ट यूपी का तीसरा और सबसे लंबे रनवे वाला एयरपोर्ट है। इस दौरान पीएम मोदी ने योगी सरकार की तारीफ करते हुए विपक्ष पर करारा वार किया और कहा कि 2017 से पहले जो सरकार यहाँ पर थी उसकी नीति थी माफियाओं को खुली छूट देना, खुली लूट करना। आज योगी जी के नेतृत्व में यहाँ माफिया माफी मांगता फिर रहा है और सबसे ज्यादा दर्द भी माफियावादियों को हो रहा है। एक समय में उत्तर प्रदेश देश के हर बड़े अभियान के लिए चुनौती मान लिया जाता था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश के हर बड़े मिशन की सफलता में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। डॉक्टर साहब, पीएम मोदी ने कुशीनगर को बहुत बड़ी सौगात दी है, सपा को आईना दिखाया है, साथ ही माफियाओं को भी चेतावनी दी है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी बिल्कुल ही उस मोड में है कि जिसमें आप कह सकते हैं कि यूपी में चुनाव कैसे जीता जाए उसके हिसाब किताब में है। और जैसे जैसे परियोजनाएं पूरी होती चली जा रही हैं, अब जैसे कुशीनगर का मसला, ये एक बहुत बड़ा बौद्ध टूरिज़्म के हिसाब से एक ग्लोबल डेस्टिनेशन है, इसलिए वहाँ पे लाजमी था कि एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने। जिस तरीके से बिहार के गया में है कि वहाँ पे भी दूर दूर से जो है वो विदेशों से वहाँ पे फ्लाइट्स आती हैं। तो अब इसके शुरुआत के साथ साथ आपने एक और काम कर दिया। आज एक और घोषणा हुई है। ये घोषणा ये हुई कि सप्ताह में 4 दिन कुशीनगर से दिल्ली के लिए भी फ्लाइट्स खुलेंगी, 4 फ्लाइट्स होंगी। अब इस तरह से अगर आप विकास के हिसाब से अगर आप देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से आप देखें, तो एक बहुत बड़ा इसको कह सकते हैं कि ये अचीवमेंट है कि अगर कुशीनगर के आसपास के 200 किलोमीटर के एरिया में आप समझिए कि आपके पास लगातार एक ऐसा एयरपोर्ट है कि जहाँ पे एक कम्युनिकेशन का ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम जो है वो बेहतर होगा। इसके अलावा जो एम्फसाइज किया जा रहा है वो ये है कि किस तरीके से वहाँ पे ये जो बुद्धिस्ट सर्किट है हिंदुस्तान के अंदर में, जापान से, चाइना से, साउथ ईस्ट एशिया से, दुनिया भर से जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं वो आना चाहते हैं, आते भी हैं, लेकिन उनके पास इस तरह का कोई जरिया नहीं था। ये एक नया दरवाज़ा खुला है। एक जिसको कह सकते हैं कि टूरिज़्म होगा तो वहाँ पे होटल्स भी खुलेंगे, वहाँ पे बिजनेस भी होगा। और ये काम, इस तरह के जो काम होते हैं, ये लॉन्ग रन में सोसाइटी को इकोनॉमिकली बहुत बड़ा उसको कह सकते हैं कि सौगात देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी, चुनाव नज़दीक है, उससे पहले तमाम इस तरह के घोषणाओं को वो करना चाह रहे हैं और वो कर रहे हैं। और ऑब्वियस सी बात है कि समाजवादी पार्टी जो विरोधी है वहाँ पे उसको मिर्ची लगेगी। अखिलेश यादव ने कहा कि ये प्लान हमने बनाया था और प्लान हमारा है, मोदी जी सिर्फ रिबन काटने जा रहे हैं। लेकिन जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहीं अगर बनता है, उसकी सिक्योरिटी, वो सारी चीज़ें वो केंद्र सरकार की तरफ से होती है। एयर का जो पूरा सिस्टम है वो राज्य के पास वो नहीं होता है। ये बात भी लोगों को समझ में आनी चाहिए। तो एक अच्छा दिन, ईस्टर्न यूपी के लोगों को एक बड़ी सौगात और देश के विकास के रास्ते में जो है और टूरिज्म के विकास के लिए एक नई पहल है। जी डॉक्टर साहब, आखिरी खबर, पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई ने इमरान खान की नींद उड़ा दी है। पड़ोसी देश में इस वक्त महंगाई के कारण हाहाकार मचा हुआ है। कहीं विपक्षी पार्टी के नेता भूख हड़ताल पर बैठे हैं तो कहीं सत्ताधारी पार्टी के नेता लोगों को कम खाने की सलाह दे रहे हैं। हर मोर्चे पर तबाही की तरफ बढ़ रहे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भयानक गर्त में जा रही है। पाकिस्तान को अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए अगले 2 साल में 51.6 अरब अमेरिकी डॉलर यानी कि करीब 9 लाख
1,92,000 करोड़ रुपए की बाहरी मदद की जरूरत है। पाकिस्तान अब तक के सबसे बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा है और कर्ज में डूबे टॉप 10 देशों की सूची में शामिल हो चुका है। डॉक्टर साहब, दिन ब दिन पाकिस्तान में कंगाली बढ़ती जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पाकिस्तान का क्या होगा? पाकिस्तान अपने डेस्टिनेशन की ओर बढ़ रहा है। सारे लोग जानते हैं पाकिस्तान एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ये अपने विघटन की ओर बढ़ रहा है। और इसका जो सबसे बड़ा कारण होगा वो पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति। अभी इनको 51.5 अरब डॉलर की ज़रूरत है 2 साल में। कहाँ से आएगा? वो इसलिए नहीं आएगा, अब बात समझिए, कि जब टॉप 10 जो ऋण में धंसे हुए लिस्ट में अगर आप आ जाते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होने लगती हैं। वर्ल्ड बैंक की कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट में बाकायदा ये डिक्लेयर कर दिया गया कि पाकिस्तान को अब कोई भी ऋण नहीं दिया जा सकता। वो डेट ट्रैप में फंस चुका है, इसलिए वहाँ हम नहीं दे सकते। दूसरा, IMF या एशियन डेवलपमेंट बैंक, जहाँ से वहाँ हर दरवाजे बंद हो रहे हैं। जहाँ से ये पैसा उठाते भी थे वेस्टर्न एशियन कंट्रीज से, सऊदी अरब से, UAE से, टर्की के साथ ये इन्होंने दोस्ती कर ली, उधर से भी रास्ता बंद हो गया। बीच में इन लोगों को 2 अरब के आसपास डॉलर के आसपास उनको कर्ज दिया गया था, वो वापस भी मांग लिया गया। चीन शर्तों के साथ कर्ज देता है, वो पूरी के तरह से। आप देखिए, पहले ग्वादर एयरपोर्ट के बारे में सब लोग कहते थे, अब हाल में एक रिपोर्ट आई कि भाई कराची पोर्ट को भी है इन लोगों ने जो है वो चीन के हवाले कर दिया है। तो चीन तो उस तरह से मदद करेगा नहीं। कहने का मतलब ये है कि आपके पास देश को चलाने के लिए पैसे ही नहीं है और उसकी उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि अभी आप FATF के ग्रे लिस्ट में हो। अप्रैल में फैसला आया था, अब फिर इसकी मीटिंग होने वाली है। फिर अगर ये ग्रे और ब्लैक लिस्ट में अगर चले गए ये लोग, तो कोई देश मदद कर भी नहीं सकता। तो कहने का मतलब ये है कि आपने हिंदुस्तान से कंपटीशन करने के चक्कर में खुद अपने हाथ पैर सब कुछ जो है कटवा ली है। जितना बड़ा देश, उससे कहीं ज़्यादा बड़ी आर्मी उन्होंने क्रिएट कर लिया। आर्मी पैसे पे चलती है और आर्मी का दबदबा वहाँ ऐसा है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं उसके ऊपर आर्मी का कब्जा है। आम जनता भूखी मर रही है, आम जनता के पास काम नहीं, रोजगार नहीं। और अब एक तो और दूसरी समस्या होती चली जा रही है कि पाकिस्तान के लोगों को विदेशों से अब भगाया भी जाने लगा है। तो ये लोग कहाँ जाएंगे? जब पैसे नहीं होंगे तो ये सड़कों पे आंदोलन करेंगे, फिर सिंध अलग मांग करेगा। सारे जगह वहाँ पे जो है वो एक विघटनकारी फोर्सेस जो है वो सामने आएंगी और ये पूरी तरह से विघटन की ओर आगे बढ़ रहा है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।